नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने संज्ञा को पूरा पढ़ लिया था। आज हमें सर्वनाम पढ़ना है। ठीक है। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। चलिए पढ़ते हैं। अब पहले मैं बता दूं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि सर्वनाम जो हम पढ़ रहे हैं आखिर कहते किसे हैं। देखिए, जो सर्वनाम शब्द है ना, वो सर्व, सर्व, धन, नाम, इनके योग से बना है। किनके योग से बना है? सर्व, धन, नाम के योग से बना है। इन दोनों शब्दों से मिलके बना है सर्वनाम। ठीक है, अगर हम इनका टुकड़ा कर लें तो देखिए, सर्वधन नाम। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। ठीक है, सबका नाम अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के जो शब्द आते हैं उनके स्थान पर जो प्रयोग होगा वो बिल्कुल सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से पढ़ते हैं हम लोग। मैंने इसकी परिभाषा बताई, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आई होगी। देखिए, भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, भाषा की सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष वो होता है जो एक ही शब्द बार 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 अगर यूज किया जाएगा तो वो क्या लगेगा? पुनरुक्ति, बार 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 वही शब्द आएगा ना, तो वो कैसा लगेगा? वो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, कानों को भी प्रिय नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो पुनरुक्ति होता है एक ही शब्द जैसे बार बार, जैसे मैं है ना, ये तो सर्वनाम है। जैसे मैं बोलूँ राम, बार बार फिर बोलूँ राम, फिर बोलूँ राम, तो ये बार बार एक ही शब्द बार बार दोहरा रहे हैं इसको, तो ये पुनरुक्ति होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पुनरुक्ति से बचने के लिए हमें संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सबका नाम अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। ठीक है, वाक्य कैसा हो जाता है? सरल और सहज भी हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, सीता आज शाला नहीं आई। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। ठीक है, ये तो हुआ एक सेंटेंस। अब देखिए, इसके स्थान पर यदि हम ऐसे कहें तो सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। अब ये जो वह है ना, अब हमें पता है ये वह किसके लिए यूज किया गया है? बिल्कुल सीता के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, बार बार सीता का यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा भद्दा दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं सीता आज बीमार है, सीता आज इसलिए शाला नहीं आई, सीता आज दवाई लेने गई है, सीता आज डॉक्टर को दिखाने गई, क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसकी पुनरुक्ति को रोकने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? सर्वनाम का। और ये जो वह है ना, ये सर्वनाम है। ठीक है, पुनरुक्ति दोष को ये सर्वनाम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन गया है। ठीक है, सर्वनाम क्या हो गया है? थोड़ा सा सुंदर और सरल भी बन गया है। बार बार सीता 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 सीता, हर पूरा मतलब मुझे एक पूरा मैं कहूँ पैराग्राफ अगर लिखना है, ठीक है, तो क्या बार बार सीता 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 ही इस्तेमाल किया जाएगा? वो कैसा लगेगा? वो भद्दा लगेगा। ठीक है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। अगर सीता, एक बार हमने सीता बोल दिया, हमें पता है हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम सर्वनाम इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा? सरल हो जाएगा और सुंदर बन जाता है। अच्छा,
ये सर्वनाम है। अच्छा, आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। ये सभी क्या है? ये सभी हैं सर्वनाम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। पूछा जा सकता है पेपर में, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के भेद बताइए। ठीक है, अगर पढ़ा हुआ नहीं है ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कितने भेद हैं? बिल्कुल 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। कितने भेद हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक जो है ना, पुरुषवाचक, उसके खुद के 3 भेद होते हैं। ठीक है, उसके खुद के 3 भेद हैं और वो कौन कौन से हैं? एक तो है उत्तम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष और फिर है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन 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 से आ जाते हैं? उत्तम पुरुष में आ जाते हैं मैं, हम। मध्यम पुरुष में तुम, आप। अन्य पुरुष में यह, वह या फिर ये। ठीक है, यह भी आता है वैसे। जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः। अब पहला देख लेते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि किसका भेद है? वो सर्वनाम का भेद है। 6 में से एक जो बताया वो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाएगा ना, उसके स्थान पर हम पुरुषवाचक लगाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अच्छा, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग पुरुषवाचक के जो प्रकार हैं वो देख लेते हैं। ये पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। क्या कहा गया है? बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष हो जाता है। ठीक है, अपने लिए करेगा। अच्छा, जैसे मैं, हम सब, हम लोग। इसमें क्या किया है? अपने आप को भी उसने ऐड ऑन कर लिया है, तो वो क्या कहलाया? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष देख लेते हैं। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप लोग, आप सब। ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। फिर आता है अन्य पुरुष। अच्छा, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। ठीक है, चलिए ये तो हुई थोड़ी सी किताबी बातें। अब इसको मैं थोड़ा सा सरल करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, अभी तक तो ये समझ में आया तो होगा लेकिन उतना क्लियर नहीं हुआ होगा। अब मैं दोबारा इसको अपनी साधारण लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए, उत्तम पुरुष में क्या है? बात करने वाला या वक्ता। अब वक्ता जानते ही हैं, वक्ता कौन होता है? बात करने वाला या जो बोल रहा है। ठीक है, वह उत्तम पुरुष होता है। भाई अगर मैं बोल रही हूँ ना, मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। साधारण शब्दों में समझ लेना, बात करने वाला या वक्ता या जो बोल रहा है वह क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। इसमें क्या हो जाता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, मुझे, हमें। इसमें क्या है? अपने लिए बोला गया है। ठीक है, अपने लिए है तो वो उत्तम पुरुष है। बात करने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं वक्ता हूँ ना, मैं आ गई हूँ इस श्रेणी में। क्लियर है?
ठीक है, आगे चलते हैं। अब है मध्यम पुरुष। इससे थोड़ा सा हटके बता रही हूँ, हाँ इसी से रिलेटेड है, इससे थोड़ा सा समझना आप सरल भाषा में। सामने वाला या श्रोता या जो सुन रहा है, यानी कि अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप हैं, कौन है? मध्यम पुरुष है। ठीक है, ध्यान से सुनो दोबारा। सुनने वाला या श्रोता या जो सुन रहा है, जैसे तू, तुम, आप, तेरा, इसमें इसके वो है, ये पहचान है ये इसकी, है ना। पूछा जा सकता है कि तुम, तू, मेरा जो है ये किस में आता है, ये तो ये किस में आता है? बिल्कुल मध्यम में आता है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है ये। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तू, तुम, आप, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुमने, आपने। ये सामने वाले के लिए होगा, यानी कि जो सुन रहा है वो है मध्यम पुरुष। अब आ जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं। वह जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, अर्थात दो बात करने वाले, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप यहाँ सुन रहे हैं, और हम दोनों मिलके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो, मैं सुन रही हूँ, फिर हम दोनों मिलके किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा अन्य पुरुष। समझ में आ रहा है? इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? यह, वह, ये, वे, इसे, उसे, उसने, है ना, इसका, उसका, ये हो जाएगा। तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं हम दोनों मिलके। भाई उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, वक्ता, श्रोता, और किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ये थोड़ी सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। फिर बात कर लेते हैं हम, अगला जो हमारा भेद है सर्वनाम का वो है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। जो सर्वनाम निकट तथा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है? जो सर्वनाम निकट तथा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके दो प्रयोग देख लेना अभी। देखिए, कोई भी एक निश्चित वस्तु हुई, कोई भी, निश्चितता की बात है इसमें। ठीक है, निकट, निकटस्थ और दूरस्थ, तो इसमें क्या हो गया भाई? निश्चित कोई वस्तु हुई, निश्चित वस्तु। ठीक है, कोई भी निश्चित स्थान हुआ, निश्चित क्या हुआ? स्थान हुआ, या तो कोई प्राणी हुआ। ठीक है, कोई प्राणी हुआ, उसका जब बोध कराते हैं ना तो वो है निश्चयवाचक। जैसे देखिए, निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये कोई बस वस्तु मेरे पास में ही पड़ी हुई है, मैंने बोला यह वह। मैं अपनी गली में खड़ी हूँ और मैं अपने घर को देखकर बोलती हूँ किसी पर्सन से कि यह मेरा घर है। ठीक है, तो मैंने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यह मेरा घर है। तो ये तो किस में आ गया है? यह या ये किस में आ गया? निश्चयवाचक में आ गया ये। ठीक है, और अगर मैं दूर की वस्तुओं के लिए बोलती हूँ ये, वे, है ना, वे पेड़, वह पेड़, वहाँ वो जंगल है, मतलब दूर की वस्तु के लिए बोल रहे हैं हम, तो वो क्या हो गया? मतलब है तो, निश्चितता तो है उसकी कि बिल्कुल वो है, अस्तित्व है उसका, लेकिन वो दूर है, दूर है। ठीक है, यहाँ पर निकट की बात की गई थी और यहाँ पर दूर की। जब निकट के लिए कहा जाएगा तो यह और ये प्रयोग किया जाएगा, और जब दूर के लिए कहा जाएगा तो वह और वे प्रयोग किया जाएगा। शब्दों में इस्तेमाल करके देखना, समझ में आएगा। फिर थर्ड देख लेते हैं इसका भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना ही नहीं मिलती। यहाँ पर तो हमें निश्चितता मिल रही थी, यहाँ पर हमें निश्चितता नहीं मिलेगी। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, तो किसके लिए हुआ? प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए हुआ। कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। अब ये जो कुछ सर्वनाम है, ये किसके लिए होता है? वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। ठीक है, तो ये क्या होगा? कोई वस्तु के लिए हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। देखिए, दो उपवाक्यों के बीच में, एक सेकेंड, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। ठीक है, देखिए, जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह। देखिए, इसमें क्या है? दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाता है। जो सोएगा सो खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा। जो, सो, जिसकी, उसकी। ठीक है, ऐसा ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, किससे, कौन। ठीक है, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? प्रश्न पूछते हैं इसमें। तो ये कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक। एक चीज थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं। ये जो कौन है ना, ये किसके लिए आता है? सजीव के लिए। सजीव के लिए। ये जो क्या है, ये किसके लिए आता है? बिल्कुल, ये आता है निर्जीव के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है? भाई कौन खड़ा है? सजीव ही तो होगा। खटखटा रहा है तभी तो पता लग रहा है कोई खड़ा है, यानी कि कोई सजीव है वहां पर। आज तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या चाहिए निर्जीव के लिए है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना आप। अगर क्या आ जाता है तो वो निर्जीव के लिए होगा, कौन आ जाता है तो वो किसके लिए होगा? सजीव के लिए होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम निजवाचक की तरफ। देखिए, ये जो निजवाचक सर्वनाम है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक सेकेंड। ओके। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं उसे हम निजवाचक कहते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आप अपने घर कब जा रहे हैं? इन वाक्यों में अपनी, अपने शब्द क्या है? निजवाचक है। ठीक भाई, देखो, जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं के लिए, खुद के लिए, ठीक है, प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम निजवाचक कहते हैं। अच्छा,
इसमें क्या होगा, अपनी, अपने, ये सब आ जाएगा। आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सब चीज़ें आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं कहूँ, एक सेकेंड, आप पुस्तक पढ़ें, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी तो आप आ रहा है ना। मैंने बोला आप पुस्तक पढ़ें, क्या बोला, एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, आप पुस्तक पढ़े, ठीक है, पढ़े। ये बताइए आप, ये आप इसमें क्या है, क्या निजवाचक है? देखिए यहाँ तो आप निजवाचक बोला गया, क्या है इसमें, सोचिए ज़रा। नहीं, बिल्कुल भी निजवाचक यहाँ पर नहीं है। भले ही इसमें आप शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया हो, लेकिन ये अगर हम वाक्य में देख रहे हैं ना इसको, तो ये निजवाचक नहीं है। आप वाक्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं, जब बोल के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तब ये निजवाचक नहीं है, भले ही इसमें आप आ जाए। लेकिन ये क्या है फिर, जैसे आप पुस्तक पढ़ें, ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है ये, मध्यम पुरुषवाचक, बिल्कुल, सर्वनाम। पढ़ा था ना अभी ऊपर हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा था ना, ये वही है। ये आप देखकर आप इसको निज मत करे आना, गलत हो जाएगा निज करते ही। तो ये है क्या, ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ, चलिए अगर मैं कहती हूँ, मैं अपने आप सारा काम कर लूँगी। अगर मैं ये कहती हूँ तो अब आप मुझे बताइए ये क्या है। इसमें भी देखिए अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है ना इसमें, तो ये क्या है, क्या ये निजवाचक है या कोई अन्य ही है? बताइए, आप बताइए। देखिए अब आप कहेंगे कि इसमें तो आप आ रहा है, तो ये आप क्या है फिर, क्या ये मध्यम पुरुष है? देखिए ये जो है ना अपने आप, ये तो निजवाचक होगा। मैं बोल रही हूँ मैं अपने आप सारा काम कर लूँगी, तो मैंने किसके लिए बोला, स्वयं के लिए बोला, खुद के लिए बोला है, ठीक है, इसलिए ये निजवाचक हो गया। इसलिए क्या हो गया, निजवाचक हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये, निजवाचक हो गया। अच्छा, एक सेकेंड, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार और। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि अच्छा, अगर मैं बोलती हूँ हम्म, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये निजवाचक है? हम्म, हाँ बिल्कुल ये निजवाचक है, ठीक है, बिल्कुल ये निजवाचक है, ठीक है। एक चीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए जब आप शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, मतलब किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं हम, आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, जैसे हम भाषण देते हैं ना, किसी के बारे में बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आप नहीं, आप इस देश के ये हैं, आपने इतने साल ये किया, आपने इन पुस्तकों की रचना की, आपने ये सब चीज़ें की, तो हम उन चीज़ों में ना आप यूज़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं ना। कभी सुना है भाषण,
नहीं सुना तो सुनिएगा। उसमें हम कहते हैं, पहले तो एक बार नाम ले लिया हमने, फिर उसके बारे में कहते हैं, जैसे कि उदाहरण दे लेते हैं, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कहा कि हाँ, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पहले तो ये सेंटेंस बोल दिया। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की। ठीक है, इतना वाक्य जब हमने बोला तो इसमें आप का यूज़ किया। ठीक है, किया। ये क्या ये आप निजवाचक है? नहीं, ये आप निजवाचक नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये बिल्कुल अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक हो गया ये। अब आप आपको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आपने तो निजवाचक में आप बताया था और अब आप ये बोल रहे हैं कि ये अन्य पुरुष है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू अभी हैं क्या? हैं, उनके बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तब ये आप अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं स्वयं के लिए बात करती, अगर मैं खुद के लिए बात करती, ऑब्वियसली वो निजवाचक में आता। ठीक है, वो निजवाचक में आता। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। एक पॉइंट आप एक और ध्यान रखिएगा इसमें, फिर देख लीजिए। हाँ, पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, बताइए, कहते हैं कि क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन पहला आ गया कि सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? कुल कितने होते हैं? क्या आंसर होगा इसका? बताइए। 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये क्वेश्चन आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है और ये हर कहीं बताया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो कितने होते हैं सर्वनाम? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। वो 11 कौन कौन से होते हैं आप ये बताइए मैम। बिल्कुल बता देती हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। वो होते हैं मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 होते हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए, आज निजवाचक तक हमने पढ़ लिया है। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्रिया। ठीक है, हमारा यानी कि विकारी जो विकारी है वो कंप्लीट होने के कगार पर है। क्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे, तो हमारा विकारी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अविकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।